स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर आप लोगों का आपने पढ़ा कि बाउंड्स क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। फिर आपने पढ़ा इन्फीमम सुप्रीमम क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा जीएलबी एलयूबी क्या होता है, जीएलबी प्रॉपर्टी क्या होता है, एलयूबी प्रॉपर्टी। उसके बाद आपने जाना कंप्लीटनेस किसी सेट का क्या होता है। आगे इसी क्रम में हम अब नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नया चैप्टर है, जो कि मैंने पिछले टर्न पर आपसे डिस्कस भी किया था, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? जो ये आपके 12th में भी ये सीक्वेंस और सीरीज़ श्रेणी और सीक्वेंस और सीरीज़ जो है, ये आपके 12th में भी ये चैप्टर हुआ करता था, जहाँ आप केवल एपी जीपी एचपी पढ़ लेते थे और फिर जो है कि सीक्वेंस को स्किप कर देते थे। लेकिन हम यहाँ इस सीक्वेंस के बारे में समझेंगे। सीक्वेंस स्टूडेंट होता क्या है, सबसे पहले समझना है। सीक्वेंस क्या होता है? अगर यस कोई सेट ऑफ नंबर है, ऐसे समझिए, एस जो है कोई जो है ये सेट ऑफ, 1 मिनट, एस इज एनी सेट ऑफ नंबर, ठीक। और ये जो है आपका एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर यन है, ठीक। तो यन के नेचुरल नंबर्स की अगर हम यस के साथ एलिमेंट्स पर अगर मैप लेते चले जाएं और इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन करें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हम यहाँ कोई मैपिंग डिफाइन कर दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर के फॉर्म में, कि यहाँ जो भी यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से ये एक मैपिंग है। कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का किसी भी नंबर्स के सेट पर, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप देखिए कि 1 कहाँ मैप करेगा? 1 पर। 2 कहाँ मैप करेगा? 4 पर। 3 कहाँ मैप करेगा? 9 पर। 4 कहाँ मैप करेगा? 16 पर, ऐसे आगे भी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला मैपिंग है, यानी F1 अगर हम कहें तो क्या मिल रहा है? वो 1 पर जा रहा है। F2 ये कहाँ जा रहा है? 4 पर जा रहा है। F3 ये कहाँ जा रहा है? ये 9 पर जा रहा है, और ऐसे ही आगे। इन सबको हम अगर एक जगह इकट्ठा कर लें तो ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में बन जाएंगे। और इन सीक्वेंस के पहले टर्म को अगर हम A1 कहें तो A1 को किससे डिनोट करेंगे? F1 से, ठीक। A2 को, और ये कितने के बराबर है? 1, यानी हम कहेंगे कि सीक्वेंस का हमारा पहला टर्म क्या है? 1। इसी तरीके से आगे भी अगर हम A2 कहेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा F2, और A2 कितने के बराबर है? 4। सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या हुआ? 4 हो गया। इसी तरीके से A3 हम कहेंगे, वो हो जाएगा F3, और वह सीक्वेंस का तीसरा टर्म क्या हुआ? 9, है ना। तो इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिल गया जो इस तरीके से है 1 4 9, है ना। यहाँ सीक्वेंस का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 9 है। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस का निर्माण कर लिया, ठीक। तो सीक्वेंस क्या होता है? पहली चीज़ क्या कि सीक्वेंस इज ए मैपिंग, कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी भी सेट पर, नंबर्स के सेट पर, ठीक। दूसरी चीज़, इसका जो पहला टर्म होगा, पहला एलिमेंट जहाँ भी नेचुरल नंबर का जहाँ मैप करेगा, वह जो है सीक्वेंस का पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, है ना। इस तरीके से इससे सीक्वेंस के हमको टर्म मिलते चले जाते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, है ना। तो ये आपका हो गया है सीक्वेंस, ठीक। अब ये आपका होता है क्या? डोमेन। और ये क्या होता है? कोडोमेन या रेंज। अगर सीक्वेंस का रेंज रेशनल होगा तो क्या होगा? ये रेशनल सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का रेंज रियल होगा तो ये क्या हो जाएगा? रियल सीक्वेंस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये डिफिनीशन में आपके सामने लिखी भी हुई है, देखिए। कहता है लेट एस बी द सेट ऑफ नंबर्स एंड एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए सीक्वेंस इन एस इज ए मैपिंग सच दैट एफ एन बराबर ए एन। इसको देखिएगा क्या लिखा है? एफ एन बराबर ए एन, अर्थात उसको लिखते कैसे हैं? हमारा क्या आया था? एफ एन हमारा आया था सीक्वेंस F1 F2, है ना। इन सारे के एलिमेंट को हम एक तरीके से डॉट 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 ऐसे एक
कॉलम में इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा सीक्वेंस A1 हो गया। A1 अगर F1 को डिनोट कर रहा है, A2 अगर F2 को डिनोट कर रहा है, A3 अगर तीसरे टर्म F3 को डिनोट कर रहा है, A4 अगर चौथे टर्म A4 को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया, A1 A2 A3 F4। A1 किसको डिनोट कर रहा है, F1 को। A2 किसको डिनोट कर रहा है, F2 को। A3 किसको डिनोट कर रहा है, F3 को। A4 किसको, A4 का ना। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। तो क्या होता है सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नंबर्स पर। ठीक, चलिए दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है कि आपको ये बताया गया कि Fn बराबर An फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, देन An बराबर Fn इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर, इतनी बात भी हो गई। दस ए सीक्वेंस F इज सबसेट ऑफ कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ n क्रॉस s। चलिए, ए सीक्वेंस हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ Q इज कॉल्ड ए रेशनल सीक्वेंस। यानी जिसका जो रेंज जो है अगर रेशनल नंबर का, रेशनल सीक्वेंस। अगर रेंज R का है तो रियल सीक्वेंस हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमको मिलता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्या होता है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट क्या होता है कि जहाँ पर सारे जो लाइट्स जो हैं कि लाइट्स के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा अगर, तो जहाँ पर सारे लाइट्स आकर के किसी एक पॉइंट पर मिल जाते हैं तो उसे हम कन्वर्ज कहते हैं। और चारों तरफ अगर लाइट्स कहीं से स्प्लिट हो जाता है, बिखर जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्ज। तो ठीक वैसे ही सीक्वेंस के कन्वर्जेंट को हम समझते हैं। सीक्वेंस कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि सीक्वेंस किसी पॉइंट पर जो है कि कह सकते हैं कि फोकस हो जाए, या किसी पॉइंट पर जो है कि वो कन्वर्ज कर जाए, या किसी एक पॉइंट पर वो कंसंट्रेट हो जाए, या किसी एक पॉइंट पर उसकी लिमिट हो जाए। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, वह है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आप जनरली करते क्या हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कह दें कोई सीक्वेंस जो है किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कर रहा है मतलब उस पॉइंट पर जो है कि वो उस पॉइंट पर वो टोटली फोकस हो जा रहा है यहाँ। ठीक है, आगे इसकी डिफिनीशन को जरा पढ़ते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं होता क्या है। कहता है सीक्वेंस An इन R इज सेड टू बी कन्वर्जेज टू ए रियल नंबर L, है ना। क्या कहा है, एक सीक्वेंस An, सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस को कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से An। ठीक, किस पर कन्वर्ज करेगा, किसी रियल नंबर L पर। इतनी बात हो गई। इफ फॉर गिवन एप्साइलन, एप्साइलन हमने आपसे पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। एप्साइलन क्या है? एप्साइलन एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक, जिसको आप बहुत छोटा मान सकते हैं, 0.00000000 है ना, 1 ऐसा सपोज कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा है, लेकिन जिसको हम लेते हैं एप्साइलन। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m। अब नेचुरल नंबर सेट से मैपिंग ले रहे हैं तो नंबर कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर यानी स्मॉल m, सच दैट, ये समझिए क्या कह रहा है, n इज ग्रेटर देन m। n किससे बड़ा है, m से। ठीक, कौन सा n, ये वाला n। ठीक है, किससे बड़ा हो, m से। एंड मॉड ऑफ an माइनस l जो है कि वो किससे छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, एप्साइलन से, है ना। इतनी बात कही गई है। अब इसको जरा फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्या कहा इन्होंने, कहा कि An कोई सीक्वेंस है और वह किस पर कन्वर्ज करता है, L पर। L पर कन्वर्ज करता है मतलब L पर वह कोइंसाइड कर जा रहा है। ठीक, तो यह तभी संभव है जब हमको कोई एप्साइलन ऐसा मिले, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और एक नेचुरल नंबर m कोई ऐसा मिले इस तरीके का कि n किससे बड़ा हो, m से। ठीक, और An और L का डिफरेंस यानी Al माइनस L, इसका जो डिफरेंस है, इसकी मॉड वैल्यू जो भी होगी वो हर हाल में किससे छोटी होनी चाहिए, एप्साइलन से। ये समझ रहे हैं आप, एप्साइलन से छोटी होनी चाहिए। मतलब आप इसको समझने का प्रयास करिए। एप्साइलन क्या है, एप्साइलन बहुत छोटी क्वांटिटी है। इतनी छोटी क्वांटिटी जिसको आप मतलब एकदम छोटी क्वांटिटी 0.000000000000 अंत में 1। ठीक, तो इतनी छोटी क्वांटिटी से भी
एन और यल के बीच का डिफरेंस क्या है, छोटा है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि एन को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि वो किस पर कन्वर्ज कर गया है, किस पर कोइंसाइड कर गया है, यल पर कोइंसाइड कर गया है। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे अगर किसी सीक्वेंस में हमें मिल रहा है तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि हमारा दिया गया सीक्वेंस एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, यल पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, इसको आप दूसरे तरीके से इंटर में कैसे लिखा करते थे वो भी मैं बता दे रहा हूँ अभी। आप इंटरमीडिएट में इसको कैसे लिखते थे, इंटरमीडिएट में आप इसको ऐसे लिखते थे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर यल। क्या लिखते थे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, ए एन जो है वो किसके बराबर है, यल के बराबर, ये आप लिखते थे। अब आप इसका मतलब समझते हैं क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के एनवें टर्म को यानी ए एन को अगर हम लिमिट एन लगा दें कहाँ पर, इन्फिनिटी ले लें, यानी एन बहुत लार्ज ले लें, एन बहुत लार्ज मतलब 1 2 3 4 नहीं, एन बहुत लार्ज ले लें, 100 200 500 जितना ज़्यादा एन लार्ज ले लीजिए। और ऐसी स्थिति में एन को लार्ज लेने पर ये जहाँ भी ए एन की वैल्यू जो भी आ रही है, जो भी इसकी वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, जिस भी वैल्यू के बराबर कोइंसाइड कर रही है या जिस वैल्यू के बराबर आ रही है, वो क्या हो जाएगा, उसका लिमिट यल हो जाता था। ठीक। अब इसी चीज़ को हमने कैसे लिखा है, इसी चीज़ को हमने क्या लिखा है, इसी चीज़ को हमने अपने मैथमेटिकल कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डिफिनीशन में कैसे लिखें, इसको समझने का प्रयास करिए। कैसे लिखा है देखिएगा, इसको पहले लिख देते हैं कॉपी पर, यहाँ इसको पहले देख देते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर यल। ठीक। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, यल पर कन्वर्ज कर रहा है। कब, जब एन को हमने बहुत लार्ज लिया है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक। अब आप समझिए, मान लीजिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक। और एन हमने जो है कि कोई एलिमेंट सबसे बहुत बड़ा लिया है, एन कहीं यहाँ कहीं ले लिया है। ठीक। ठीक, एन सबसे बड़ा लार्ज है एलिमेंट है, यानी एन से लार्ज हम हो सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में एन सबसे बड़ा है। अब हम कह रहे हैं कि एन बड़ा लेने पर एन जो है वो किस पर कन्वर्ज कर जा रहा है, किस पर कोइंसाइड कर जा रहा है, यल पर। ठीक है। अब हम एन को लार्ज कहें तो माने तो कैसे माने, यानी एन से छोटा कुछ होना चाहिए तब तो कहेंगे कि एन सबसे बड़ा है। ठीक। तो इसके कहने के लिए हम क्या कहते हैं हमारे डेफिनेशन में कि ए एन जो है वो किस पर कन्वर्ज करेगा, यल पर कन्वर्ज करेगा। ठीक। अगर हमको एक एप्सिलॉन मिले क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक नेचुरल नंबर मिले क्या, यम, क्या मिले, नेचुरल नंबर, यानी यम कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए, यन का। और यम कैसा एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट यन इज ग्रेटर देन यम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यन किससे बड़ा हो, यम से, यानी यम किधर भी हो इधर होना चाहिए यम, यन के बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी मान लीजिए यम कहीं हम यहाँ ले लिए। ठीक। तो ऐसा इसलिए ले रहे हैं कि यन ये दिखा रहा है कि यन हमारा जो है वो लार्ज है, यानी मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम है, जो आप यहाँ लिख रहे थे यन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसी चीज़ को यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक। आगे क्या लिखते हैं कि मॉड ए एन माइनस यल, अर्थात ए एन और यल का डिफरेंस वो बहुत छोटा होना चाहिए, इस तरीके से छोटा होना चाहिए कि ए एन क्या हो जाए, यल पर कोइंसाइड कर जाए, कन्वर्ज कर जाए, और यह डिस्टेंस किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। हमें लगता है इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ठीक। अब हम आगे चलते हैं, चलिए। तो ये हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आगे कह रहा है कि ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज देन शो दैट द लिमिट इज यूनिक। अच्छा, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो दिखाना है कि उसकी लिमिट क्या है, यूनिक होती है, ये हमें दिखाना है। यानी लिमिट, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस ए एन है और अगर वह कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब इसकी एक ही लिमिट होनी चाहिए, यल। ऐसा नहीं है कि एक लिमिट एक बार यल1 मिले और दूसरे बार क्या मिले, यल2, ऐसा नहीं। ठीक। हम करेंगे क्या, एक बार मानेंगे कि यल किस पर कन्वर्ज कर रहा है, यल1 पर, दूसरी बार क्या मानेंगे, यल2 पर। दिखा क्या दे देंगे कि यल1 और यल2 क्या हैं, बराबर। ठीक। चलिए। अच्छा, एक चीज़ और हम बता दें आपको कि एप्सिलॉन जो हम ले रहे हैं वो हमारे मानने के ऊपर है, तो हमको जैसे सुविधा मिलेगी उस हिसाब से एप्सिलॉन मानेंगे। हमको इच्छा करेगा तो हम एप्सिलॉन/2 ले सकते हैं, हमको इच्छा करेगा तो एप्सिलॉन/10 ले सकते हैं, हमको इच्छा करेगा तो एप्सिलॉन/15 ले सकते हैं,
हमको इच्छा करेगा तो एप्सिलॉन बाई 100 ले सकते हैं। अब आप देखिए ये सारे क्वांटिटी एप्सिलॉन से भी तो छोटे हैं, ठीक। यानी जैसा हमको सवाल में सुविधा मिलेगा वैसा हम एप्सिलॉन को मान सकते हैं, ठीक। चलिए, इसके मानने में कोई ऐसी रुकावट नहीं है, आप आराम से एप्सिलॉन अपने चॉइस से ले सकते हैं, ठीक, जहाँ सवाल की ज़रूरत है। अब सवाल में कह रहा है कि लिमिट यूनिक दिखाना है, हमने मान लिया 2 लिमिट, तो मान लिया लेट ए एन कन्वर्जेस टू 2 डिस्टिंक्ट लिमिट L1 एंड L2, ठीक। देन फॉर एप्सिलॉन बाई 2, देखिए हमने क्या माना, एप्सिलॉन बाई 2 देयर एग्जिस्ट M1। अब M1 ले लिया, क्यों M1 लिया, क्योंकि हमको लेना जरूरी था, क्योंकि हमको दिखाना है कि n क्या है, सबसे लार्ज है, ठीक। तो इस तरीके से अगर डिफिनीशन से कन्वर्जेंट की जो डिफिनीशन कहती है क्या, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन देयर एग्जिस्ट M1 सच दैट n अगर M1 से बड़ा हो यानी n बहुत लार्ज हो तो AN और L1 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले के लिए कह सकते हैं, अगर AN L2 पर कन्वर्ज करे तो हम क्या कह सकते हैं, 10 फॉर द सेम एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। अब की बार M2 ले लिया, M2 सच दैट n इज ग्रेटर देन M2, क्यों, क्योंकि n जो है ये दिखाने के लिए है कि n सबसे लार्ज है, मॉड AN माइनस L2 इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। अब दो इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखिए एक बार हमने ये आपका अगर n था और ये आपने सबसे लार्ज M1 लिया था, और यहाँ आपने मान लिए एक बार M1 लिया और दूसरी बार क्या ले लिया, M2 ले लिया, ऐसे ले लिया मान लीजिए, ठीक। अब हमको M1 M2 दो अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, दिखा तो यही रहा है ना कि n सबसे लार्ज है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम M1 M2 दो अलग अलग ना करके एक ही m ले रहे हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक। तो हम ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं कि माना m जो है वो क्या है, मैक्सिमम है किसका, वो मैक्सिमम है किसका, वो मैक्सिमम है M1 और M2 का, ठीक है। इस तरीके से हम यम ले रहे हैं, तो अब आसान रहेगा। अब चाहे यम कहीं भी हम ले लें, मान लीजिए इसको यम कह दे रहे हैं और कह दे रहे हैं इन दोनों में जो भी मैक्सिमम हो वो यम है, ठीक। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है वो क्या है, यम हो, चाहे वो M1 हो चाहे वो M2 हो। तो वो हर केस में हमेशा वो यन क्या होगा, दिखाएगा कि यन जो है हमेशा उससे बड़ा होगा, अर्थात यन सबसे बड़ा है। तो जो हमारी कंडीशन होती थी, कौन सी कंडीशन, लिमिट यन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो वो सही हो जाएगा, वहाँ से यन सबसे लार्ज हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यम मैक्सिमम ले लिया M1 और M2 का। अब हम क्या कह रहे हैं, ले लिया मैक्सिमम ऑफ M1 M2, देन फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, दोनों इक्वेशन जो है संतुष्ट हो गए, संतुष्ट करेंगे, ये हमने कह दिया। अब हमको दिखाना है L1 N2 में कौन बड़ा है, तो N1 N2 का अच्छा है कि डिफरेंस ले लें, तो L1 N2 का डिफरेंस ले लिए, एक बार AN को जोड़ दिए, एक बार AN को घटा दिए, जोड़ और घटाने के बाद ये मॉड की वैल्यू से इसको ऐसे तोड़ दिया। अब मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड A प्लस बी अगर हो तो लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड बी। अब यह वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 होती है, यह वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। इस तरीके से हमको क्या दिख रहा है कि जो L1 माइनस L2 जो है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन क्या होता है आप जानते हैं, एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यानी L1 और L2 जो है आप कह सकते हैं एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि L1 माइनस L2 बराबर 0, यानी L1 और L2 आपस में बराबर हैं, हेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक। तो ये दूसरा थ्योरम था। आगे चलते हैं, आगे आता है बाउंडेड सीक्वेंस। आपने अभी अभी बाउंड पढ़ा है और सीक्वेंस की बाउंडनेस की बात कर रही है। अब जरा बताइए बाउंडेड क्या होता है। बाउंडेड सेट क्या कहे थे आपसे हमने, कि अगर कोई सीक्वेंस के लोअर बाउंड मिल रहे हैं तो और ढेर सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं तो कहा जाएगा कि वो बाउंडेड बिलो है। अगर कोई सेट का ढेर सारा अपर बाउंड मिल रहा है तो कहा जाए बाउंडेड एबव है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे यहाँ सीक्वेंस को लेकर, अगर कोई सीक्वेंस AN जो है कि वह बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड एबव भी है, अर्थात उसके कई सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं, कई सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, देखिए ये सीक्वेंस AN इज R इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if there exists an element small a belongs to R such that A is less than equal to AN। इसका मतलब क्या हुआ, AN जो है हर A से क्या है, बड़ा है, ठीक, सॉरी स्मॉल a जो है वो हर AN से क्या है, सीक्वेंस के हर टर्म से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल a इज ए लोअर बाउंड ऑफ AN, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं, पहली चीज़। तो क्या कह दिया
10 एलिमेंट ए इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस एन। आगे क्या कह रहा है, सीक्वेंस एन इन आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड अबव हो गया यानी अपर बाउंड मिलना चाहिए, यानी हमको क्या मिलेगा, एक बी ऐसा मिलेगा जो एन से क्या है, बड़ा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बी जो है इज ए अपर बाउंड ऑफ ए एन। ठीक, तो कह रहा है सीक्वेंस ए एन इन आर इज सेट टू बी बाउंडेड above if there exists an element small b such that small b is greater than equal to n for all small n belong to n. The element b is called an upper bound of the sequence. ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो है क्या है, b a n का एक अपर बाउंड है, क्योंकि b क्या है, हर सीक्वेंस के टर्म से बड़ा है। और यहाँ पर क्या था, a जो है वो सीक्वेंस के हर टर्म से छोटा था। यानी a n के लिए जो है कि ऐसे लिख सकते हैं हम, ये b हो गया और ये क्या हो गया, a हो गया। यानी ए एन जो है सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या है, b है, और लोअर बाउंड क्या है, a है। इस तरीके से हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस जो है अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा दिया गया जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है। ठीक, तो क्या कह 10 ए सीक्वेंस ए एन इन आर इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव। ठीक, अब इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ए। ठीक, यानी ए एन के लिए ए जो है लोअर बाउंड हो गया और बी क्या हो गया, अपर बाउंड। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए एन जो है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर m से छोटा हम दिखा दें तो हम कह देंगे कि हमारा सीक्वेंस जो है वो क्या है, बाउंडेड है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब मॉड को हटाते हैं, आप जानते हैं कि मॉड जो है x इज इक्वल्स टू मॉड माइनस एक्स, यानी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव होगी तब तो ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ए एन जो है कि छोटा हो जाएगा m से, और अगर निगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एन जो है वो माइनस एम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं ए एन जो है हर हाल में किसी, अगर इसकी मॉड वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर m से छोटी हो जाए तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और ऐसे में यह सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। यानी यह चीज़ जो है इस चीज़ को दिखा देगी। ठीक, यहाँ आप b और a से m की तुलना मत करिएगा, फिर तो आप समझते रह गए। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें होल्ड कर जाएंगी, और जब ए एन निगेटिव होगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो इस तरीके से यह जो है पूरी तरीके से इस चीज़ को हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ आपके सामने लिखी गई है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod a n is less than equal to m where m is the maximum of mod l and u। ठीक, mod l and u हो गया। आगे क्या कह रहा है, अगला थ्योरम है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, इसको एवरी पढ़िएगा है ना, ये फॉर ऑल लिखा है, इसको एवरी पढ़िएगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, पहली चीज़। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी इसका कन्वर्स जो है वो सही नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, पहले तो ये देख लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है कि नहीं। अभी अभी आपने देखा, देखिए यही तो सीक्वेंस पढ़ रहे थे, सीक्वेंस ए एन कहाँ था, यही तो सीक्वेंस ए एन था। अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करता था तो आप क्या कहते थे, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा, हमको एक नेचुरल नंबर m मिलेगा इस तरीके का कि n जो है वो क्या हो, m से बड़ा हो, और मॉड ए एन माइनस एल जो है वो किससे छोटा हो, एप्सिलॉन से, यही तो कहते थे। अब क्या आप मॉड हटाएंगे तो एक बार ये पॉजिटिव होगा तो क्या लिख सकते हैं, ए एन इज लेस देन इक्वल टू क्या, एल प्लस एप्सिलॉन, और जब ए एन निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एल माइनस एप्सिलॉन। अगर इसको आप ए कह दें और इसको अगर आप बी कह दें, इसका मतलब क्या हुआ, ये बी इसका अपर बाउंड होगा सीक्वेंस का, और ए क्या होगा, सीक्वेंस का लोअर बाउंड। यानी सीक्वेंस के लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट है, यानी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो पहली चीज़ तो क्लियर है कि सीक्वेंस हमारा अगर कन्वर्जेंट है तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक, इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ये सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर m सच दैट, डिफिनीशन इन्होंने लिख दिया। अब ये डिफिनीशन हो गया जो अभी हमने आपके सामने लिखा था। अब हम कर क्या रहे हैं, ए को एक क्वांटिटी मान रहे हैं जो किसका मिनिमम है, सारे टर्म्स a1 a2 a3 a4 am el माइनस एल, इन सबसे जो छोटा होगा वो क्या है, a है, और b क्या है, इन सारे टर्म्स में जो मैक्सिमम होगा वो b होगा। ठीक,
यानी A1 A2 A3 इस तरीके जितने भी सीक्वेंस हैं इनका जो सबसे मैक्सिमम वो क्या होगा, B होगा। और इन सारे टर्म का जो मिनिमम होगा सारे सीक्वेंस के टर्म्स A1 A2 A3 का वो क्या होगा, A होगा। यानी आप क्या दिए कि AN जो है वो किससे छोटा है, वो B से छोटा है, और किससे बड़ा है, A से बड़ा है। यानी ये सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। यही चीज़ आगे लिखा गया है, देयरफॉर द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड विच शोज दैट AN इज बाउंडेड। अब कन्वर्स में हमें दिखाना है कि कोई भी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट हो। ठीक, इसका एग्जांपल लेकर के हम एक चलते हैं जो कि बाउंडेड है। तो कोई एक सीक्वेंस लेते हैं जो बाउंडेड है, यानी जिसका अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। हम मान लेते हैं एक सीक्वेंस -1 टू द पावर n ऐसा। ठीक, अब n को वेरी करते जाइए तो क्या मिलते जाएगा, -1 +1 -1 +1 ऐसा मिलता जाएगा। इसका अपर बाउंड क्या है, सीक्वेंस का अपर बाउंड हमेशा 1 होगा, और सीक्वेंस का जो है कि लोअर बाउंड क्या होगा, वो हमेशा -1 होगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड तो है पर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, द सीक्वेंस AN बराबर इतना इज सीक्वेंस इज बाउंडेड हैविंग -1 एंड +1 एट इट्स लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस बिकॉज इफ पॉसिबल लेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AL बराबर EL। मान लिया कि EL पर कन्वर्ज कर रहा है, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लिया यहाँ 1/2। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट mod AN - EL इज लेस देन 1/2 फॉर ऑल AN इज ग्रेटर देन m। ये डिफिनीशन लिख दिया इन्होंने कि अगर हम एप्सिलॉन 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, तो AN मान लिया L पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिलेगा सच दैट mod ऑफ AN - EL इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आपका AN क्या है, सीक्वेंस का टर्म है, और n क्या है, वेरी कर रहा है। तो n जब पॉजिटिव n बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, पहले बार जब n बराबर 1 लेंगे अगर, तो n बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, -1, है ना। ऐसे लिखिए, A1 आपका क्या मिलेगा, -1, और n बराबर 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, +1। यानी एक बार आपको -1 मिलेगा और एक बार आपको +1 मिलेगा। तो हम क्या करें, AN की वैल्यू ज़रा रख के देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली बार हमने क्या रख दिया, अगर n बराबर 2 ले लिया तो हमें क्या मिल रहा है, n बराबर 1 ले लिया तो क्या मिल रहा है, mod -1 -1 -L हो जाएगा, तो मॉड ऐसे हो जाएगा ना, n बराबर -1 लेंगे तो क्या मिलेगा, A1 बराबर मिलेगा -1, और आपका हो जाएगा -1 -L इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब मॉड वैल्यू जानते ही हैं, माइनस कॉमन करके हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 + L इज लेस देन इक्वल टू 1/2। दूसरी बार जब आप लेंगे तो A2 बराबर आप क्या लेंगे, मान लीजिए 1 ले लिए, तो दूसरी बार क्या आपका इक्वेशन हो जाएगा, 1 - L इज लेस देन इक्वल टू 1/2। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। पहले बार आपको क्या मिलेगा, जब n आड होगा तो आपको मिलेगा n 1 + n इज ग्रेटर देन लेस देन 1/2। जब n इवन होगा तो मिलेगा 1 - L इज लेस देन 1/2। यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक चीज़ समझने का प्रयास करिएगा, mod 2। और mod 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। अब एक काम करें, अगर इसमें एक बार हम L घटा दें और एक बार L जोड़ के, ठीक है ना, इस तरीके से, और ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब इसको मॉड की प्रॉपर्टीज, अगर ये A हो गया और ये B हो गया, तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी कि mod A + B इज लेस देन इक्वल टू mod A प्लस कितना, mod B। ऐसे इसको तोड़ दीजिए तो ये किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 1 - L प्लस 1 प्लस, है ना, L हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा, जब ये चीज़ लिखी गई है क्या हो गया, ये चीज़ किससे छोटी हो गई, बाय डिफिनीशन से ये चीज़ छोटी हो गई 1 - n 1/2 से, और 1 + L भी छोटा हो गया 1/2 से, यानी 1/2 और 1/2 हो गया। तो 1/2 मिलकर क्या हो गया, 1, यानी 1 इज लेस देन 2। क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है, विच इज़ इम्पॉसिबल। यानी हमने जो एक सीक्वेंस लिया जो कि बाउंडेड था, और उसके कन्वर्जेंट की जब हम चर्चा की है तो हमने देखा कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो नेसेसरीली ट्रू नहीं है, यानी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली कन्वर्जेंट। ठीक, इस तरीके से आपका ये अभी 2 थ्योरम हुआ है सीक्वेंस पे। अभी आगे और भी थ्योरम्स हैं इसमें, ठीक है ना, आगे के लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।